नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित सोनी और इसी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक, जिसे हम इंडिया का जीपीएस भी कहते हैं। हम इसके बारे में जानेंगे, ये क्यों इतना खास है और इसको कैसे डेवलप किया गया, इसके पीछे क्या स्टोरी रही है, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं IRNSS, जिसका मतलब है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक। इसको इसका शॉर्ट नाम दिया गया है नाविक। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दैट इज नाविक। द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, आल्सो नोन एज द नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। इंडियन कॉन्स्टलेशन का मतलब ये है कि इसके साथ इस जो भी सिस्टम है, इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में एक सैटेलाइट्स का सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 7 सैटेलाइट्स होंगे। इसलिए इसको इंडियन कॉन्स्टलेशन के नाम से जाना जाता है और इसी के लिए इसको मिला के इसका नाम बनाया गया है नाविक। जैसे IC is an independent, stand-alone, indigenous navigation satellite system developed by the Indian Space Research Organization, that is ISRO। इसरो के द्वारा ये सारा सिस्टम बनाया गया है, जो कि स्पेस में जाके पूरे इंडिया की मैपिंग करेगा और हमें रियल टाइम एक्यूरेसी के साथ हमें लोकेशन प्रोवाइड करेगा। द IRNS नाविक प्रोजेक्ट बिकम ऑपरेशनल इन 2018। ये प्रोजेक्ट 2018 में ऑपरेशनल हुआ था। 2018 में इसको ऑपरेशनल किया गया था और इसको ऑपरेशन करने के धीरे धीरे कई सारे इसके साथ सैटेलाइट लॉन्च किए गए। कुछ रिप्लेस करने के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए, क्योंकि जो भी सैटेलाइट्स होते हैं उनकी उम्र लगभग उनका एज 10 साल से 8 साल 10 साल ही होता है, तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। IRNSS इन्वाइसेस द एस्टेब्लिशमेंट of regional navigation satellite system using a combination of geosynchronous orbit एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जो भी अर्थ के किनारे किनारे जो भी हम ऑर्बिट बनाते हैं, उसमें दो टाइप के ऑर्बिट होते हैं। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, तो इसके लगभग 400 से लगभग 600 के किलोमीटर के ऊपर एक ऑर्बिट बनाया जाता है, जिसको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। फिर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे ऑर्बिट के साथ सैटेलाइट, जैसे कि इस पोजीशन पे इस सैटेलाइट को फिक्स कर दिया जाता है, तो जैसे जैसे ये पोजीशन अर्थ अराउंड करेगा, ये सैटेलाइट भी इसके साथ घूमता रहेगा। इसके साथ ये एक स्टेशनरी हो जाता है। तो दो टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं जो इसमें लॉन्च किए जाते हैं। एक होता है जियो सिंक्रोनस, एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में रियल टाइम डाटा हमको प्रोवाइड करते हैं। स्पेसक्राफ्ट एंड स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड सिस्टम, और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड सिस्टम लगाया जाता है, क्योंकि जो भी हमको सैटेलाइट से डाटा मिलता है उसको ग्राउंड सिस्टम के साथ कंपेयर करके उसके बाद उसको मिला के नया डाटा प्रोसेस करके प्रोवाइड किया जाता है। जिसके बाद आगे हम इसमें जानेंगे। द नाविक इज अ डिजाइन विथ कॉन्स्टलेशन, designed with a constellation of 7 satellites and a network of ground station operating 24/7। जो भी इसमें ग्राउंड सिस्टम होगा वो लगभग 24 घंटा 7 दिन काम करते रहते हैं। 3 satellites ऑफ द कॉन्स्टलेशन आर प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसमें से जो 3 सैटेलाइट्स हैं, द कॉन्स्टलेशन आर प्लेस्ड इन द जियो स्टेशनरी। 3 सैटेलाइट्स, 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस है, जिनका जो लोकेशन है वो 32 डिग्री ईस्ट, 83 डिग्री ईस्ट और 129.5 डिग्री ईस्ट रिस्पेक्टिवली है। और जो 4 सैटेलाइट्स हैं रिमेनिंग के, वो प्लेस्ड किए गए हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, विद इक्वेटोरियल क्रॉसिंग 55 डिग्री ईस्ट एंड 111.75 डिग्री ईस्ट रिस्पेक्टिवली के साथ उनको ऑर्बिट किया गया है। और इनका जो इंक्लिनेशन है, इनको एक इंक्लिनेशन पे, एक एंगल पे इनको इंक्लाइन किया गया है, वो है 29 डिग्री के साथ। तो 2 सैटेलाइट इन ईच प्लेन एक साथ 29 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन होकर इन चारों सैटेलाइट को अपने अपने जगह पे प्लेस किया गया है, जहाँ से वो बढ़िया से अपना काम करते हैं और हमें डाटा प्रोवाइड करते रहते हैं, हमारे लैंड के बारे में, एरिया के बारे में, और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में, हमारे पहाड़ों में पोस्टों के बारे में कि आसपास के एरिया में क्या चल रहा है, इन सभी के बारे में हमको पता चलता रहता है। नाविक कवरेज एरिया इंक्लूड्स इंडिया एंड रीजन अप टू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियन बाउंड्री। तो इंडिया, जो पूरा इंडिया का मैप है, पूरे इंडिया के ऊपर ये सैटेलाइट सिस्टम नाविक तो पूरा रेगुलेट करता है, पूरा डाटा प्रोवाइड करता है। इंडिया के बॉर्डर के 1500 किलोमीटर के एरिया के भी जो भी पार्ट्स हैं उनके बारे में भी ये मैपिंग देता है और उनका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आप लोग ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि लगभग पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान के, चाइना के कुछ पार्ट, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी नॉर्थ ईस्ट के देश और जितने भी देश हैं साउथ के, इंडिया के आसपास के जितने भी देश हैं, उन सभी के बारे में साथ में ये डाटा प्रोवाइड करता है, विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करता है। लगभग इसका जो
रेशियो है कि जब भी ये अपना प्रोवाइड करता है डाटा, तो सेकंड का जो भी डिले होता है उसमें लगभग 0.5 सेकंड का ही डिले होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो इसकी एक्यूरेसी, इसका कैमरा, इसका फुटेज और इसका डाटा बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और जीपीएस से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बढ़िया भी है। तो ये 1500 किलोमीटर के एरिया में, इंडिया के बियॉन्ड 1500 किलोमीटर के एरिया के डाटा को ये प्रोवाइड करता है। नाविक सिग्नल्स आर डिजिग्नेटेड टू प्रोवाइड यूजर पोजीशन एक्यूरेसी बेटर देन 20 मीटर। 20 मीटर के साथ इसका एक्यूरेसी बताता है। एंड टाइमिंग एक्यूरेसी बिटवीन 50 नैनो सेकंड, मैंने तो ज़्यादा बता दिया, ये 50 नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी के साथ टाइमिंग और डेटा को बताता है। नाविक एसपीएस सिग्नल्स आर इंटरऑपरेटेबल विथ अदर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, जैसे जीएनएस के साथ, मतलब अदर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के साथ भी ये अपने तालमेल को बैठा के अपना डाटा प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि जीपीएस जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो कि यूएस के द्वारा पूरे पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया गया है, जो जिससे कि हम जीपीएस का यूज़ हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रह के कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्लोनास, ये रसिया का जैसे हमारे पास नाविक है, वैसे वो रसिया का जो है उसका नाम है ग्लोनास। उसके बाद आता है गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, या पूरे यूरोप के लिए है। और बाइडू ये चाइनीज़ है, ये चाइनीज़ सैटेलाइट सिस्टम है, चाइनीज़ कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। तो इस तरह से सभी देश लगभग, इंडिया, उसके बाद फिर अमेरिका हो गया, रसिया हो गया और यूरोपियन यूनियन और चाइना, यही कुछ देश और ग्रुप ऑफ कंट्री हैं जिनके पास अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, बाकी सबके पास नहीं है। अदर जो कंट्रीज़ हैं वो इस जीपीएस का यूज़ करते हैं। जीपीएस उतना एक्यूरेट नहीं है, और दूसरी बात ये अमेरिकन अमेरिकन फैसिलिटी है, तो इस वजह से इसके ऊपर उतना रिलायबल नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि ये इंडिया का मैप है और ये इंडिया के आसपास के 1500 किलोमीटर के एरिया का क्षेत्र है। इसको मैंने इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कितना एक्यूरेट है। ये इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये इंडिया का मैप है और इसके लगभग 1500 किलोमीटर के एरिया में आसपास के जितना भी क्षेत्र है, जो कि इस सर्कल के अंदर है, उतने एरिया का ये एक्यूरेट और बढ़िया सा मैपिंग प्रोवाइड कर सकता है। ये हमारा 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम अदर जानते हैं। नाविक एरिया कवर, नाविक का जो एरिया कवर है, जैसे मैंने बताया 1500 किलोमीटर का है, फ्रॉम इट्स बाउंड्री विच इज इट्स प्राइमरी सर्विस एरिया। इंडिया का जो सर्विस एरिया इंडिया के ऊपर तो ये करेगा, उसके बाद भी इसका जो प्राइमरी सर्विस एरिया के बियॉन्ड भी 1500 किलोमीटर का एरिया का ये फुटेज देता है। साथ ही नाविक में जो नेटवर्क है, 3 सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन जियो सिक्रोनस ऑर्बिट, जो अपने प्रोवाइड है। INSS will provide 2 टाइप ऑफ सर्विसेज, ये 2 टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। पहला, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस। इसमें क्या होगा, ये प्रोवाइड करेगा अपना पूरा डाटा अपने अदर यूजर्स को, जो अदर यूजर्स हैं उनको भी प्रोवाइड करेगा। ये तो इसका पहला है। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस डाटा, RS। रेस्ट्रिक्टेड सर्विस डाटा में क्या होगा कि ये अपने सर्विसेज को सभी को प्रोवाइड नहीं करेगा, ये इनक्रिप्टेड होंगे, ये सिर्फ मिलिट्री यूज़ या इंटेलिजेंस यूज़ के लिए ही यूज़ किए जाएंगे, और बाकी सबको आमतौर पे जो अदर लोग हैं, अदर कंपनीज़ हैं, अदर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, उन सभी को ये प्रोवाइड नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ ये मिलिट्री ग्रेड या फिर किसी इंटेलिजेंस या कोई हमारा मिशन चल रहा है उसके लिए ही यूज़ किया जाएगा, अदर नहीं। इसके बारे में हम और जानते हैं, मिलिट्री नीड्स। ये मिलिट्री नीड्स के लिए हम इसका मैक्सिमम टाइम इसका मिलिट्री नीड्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्या हुआ था, जब 1999 का कारगिल का युद्ध हुआ था, तो जो दुश्मन थे, जो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे, वो थोड़ा हाइट पे बैठे हुए थे, जहाँ से वो इंडियन आर्मी की लोकेशन को तो बढ़िया से देख सकते थे। जब भी इंडियन आर्मी अगर उनके तरफ चढ़ाई कर रही है, तो उनको बढ़िया से वो देख सकते थे और उनके ऊपर वो फायर खोल देते थे, जिससे उनकी हमारे कई सारे सोल्जर्स की डेथ हुई थी, वो सारे शहीद हुए थे। लेकिन तब उस टाइम इंडिया की गवर्नमेंट ने जीपीएस से उनका लोकेशन मांगा था, यानी कि अमेरिका से उनका लोकेशन मांगा था जीपीएस का यूज़ करके। लेकिन उस समय अमेरिका ने हमको हमारे दुश्मनों का लोकेशन देने से मना कर दिया था। अगर हमें लोकेशन मिल जाता, तो हम उसी हिसाब से अपने ऑपरेशन को करते, हम मिसाइल से मार के उनको गिरा सकते थे। लेकिन उन्होंने हमें लोकेशन प्रोवाइड करने से मना कर दिया। तो उस टाइम इंडिया ने ये सोचा कि हमारे पास खुद का एक नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है, तो फिर ये हमारे लिए आगे आने वाले समय में बहुत ही लीथल होगा। अंततः हम करगिल का वार जीत जाते हैं, लेकिन हमारे कई सारे सैनिक उसमें शहीद हो जाते हैं, और इसके बाद हमारे गवर्नमेंट को ये समझ में आता है कि हमारे पास एक खुद का नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, और 2018 तक
हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने मिलकर 7 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन बना दिया, जिसको हम अब कह रहे हैं नाविक। तो इसके लिए हम मिलिट्री गेट के लिए इसका यूज़ करते हैं। प्रायोरिटी बाय दीज़ कंट्रीज़ व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द करगिल वार। जैसे मैंने बताया, करगिल वार के समय में इसकी प्रायोरिटी को हमको नीड लगी थी, हमको महसूस हुआ था कि इसकी ज़रूरत है। दूसरा, रिलायंट इंडिया। जब हमारे पास खुद का नेविगेशन सिस्टम होगा तो हम किसी के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, हम सेल्फ रिलायंट होंगे। अदर देन मिलिट्री नीड्स, इंडिया वाज रिलायंट ऑन द अदर नेविगेशन सिस्टम फॉर इट्स सिविल नेविगेशन पर्पस लाइक एविएशन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका डाटा बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही सटीक है। तो इससे हमें जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर वेदर फोर्स का जो भी हमको मिलना होगा, ये हमको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही क्लोज मिलेगा। हैविंग इंडिजिनियसली बिल्ट नेविगेशन सिस्टम हेल्प्स रिड्यूस डिजास्टर रिस्क बाय प्रोवाइडिंग हाईली एक्यूरेट हाईली एक्यूरेट पोजीशनिंग सर्विस होगा। जैसे कि क्या होता है कि हमारे जो इंडिया के मछुआरे होते हैं, जो कि समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि सामने से कोई बड़ी सुनामी आ रही है या फिर कोई लहर उठ रही है या फिर समुद्र में कोई तूफान आ गया है। तो जो भी हमारे मछुआरे होते हैं उनको पता नहीं होता, और जब तक उनको पता चलता है तब तक वो उस सुनामी के अंदर या फिर तूफान के अंदर, जो समुद्री तूफान होता है उसके अंदर फँस चुके होते हैं। तो इससे ये होगा कि जितने भी हमारे मछुआरे हैं उनके पास सैटेलाइट फ़ोन होगा या फिर उनके पास जो सिंपल ही फ़ोन होगा, उनको हम इस जीपीएस के माध्यम से, हम अपने इंडिया के नाविक के माध्यम से डायरेक्ट उनको बिना नेटवर्क के डायरेक्ट हम उनको सैटेलाइट के माध्यम से एक मैसेज या फिर हम इमरजेंसी मैसेज उनके पास भेज सकते हैं। इमरजेंसी मैसेज भेजने से ये होगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि आगे तूफान है या आगे इतनी दूर पे कोई दुर्घटना घटने वाली है, वहाँ से वो अपने से घुमा के वापस आ जाएँगे। इससे उनकी जान बच जाएगी, क्योंकि पिछले टाइम पे कई सारे हमारे मछुआरों की ऐसे ही डेथ हुई थी। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी इमरजेंसी सिस्टम के लिए इसका नाविक का यूज़ करके सभी इंडिया के मैक्सिमम लोगों को एक इमरजेंसी अलर्ट एज ए समझिए कि आप प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में ऐसे सबको पास भेजा था, शायद आपके पास भी आया होगा। तो ये उसका जो यूज़ किया गया था उसमें भी ये नाविक सिस्टम का ही यूज़ किया गया था। तो नाविक सिस्टम इसलिए भी खास है। इससे हम अपने कई सारे डिजास्टर को पहले से ही अवॉइड कर सकते हैं। द सेकंड जनरेशन सैटेलाइट नेम्ड नाविक NVS-01, the first of the ISRO's NVS series of payloads is heavier atomic clock। जैसे कि मैंने बताया कि जो जितने भी सैटेलाइट हैं जो कि नाविक सिस्टम के अंदर जाएंगे, उनका जो एज होगा वो 10 ईयर होगा, वो 10 ईयर तक के लिए जाएंगे। तो 10 ईयर के लिए जो भी गए थे, अब उसके बाद धीरे धीरे वो रिटायर हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, या फिर उनको धरती पर लैंड करा दिया जाता है। तो अब उनका रिप्लेसमेंट के लिए जो हम नए सैटेलाइट्स भेज रहे हैं वो उनसे ज़्यादा कहीं एडवांस हैं, उनसे कहीं ज़्यादा एडवांस है। इससे हमें और ज़्यादा हाईली एक्यूरेसी से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या फिर लोकेशन हमको पता चल जाएगा। तो अभी इस टाइम जो हम लोग भेज रहे हैं उसके साथ हम एटॉमिक क्लॉक भी भेज रहे हैं। एटॉमिक क्लॉक को बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होता है, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट और अदर प्राइवेट सेक्टर्स ने मिलके ये एटॉमिक क्लॉक बनाया है, जो कि स्पेस में जाएगा और वहाँ से हमें रियल टाइम पता चलता रहेगा। इसके साथ फ्रीक्वेंसी बैंड एडिशन, इसके साथ एक नया फ्रीक्वेंसी बैंड लगाया जा रहा है। अभी तक जो भी हम सैटेलाइट में अपना फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे थे वो लगभग L5 या फिर एस बैंड की फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे L1 फ्रीक्वेंसी का, जो कि इनसे सुपीरियर होता है। और जीपीएस में L1 फ्रीक्वेंसी का ही यूज़ किया जाता है, जो इससे सुपीरियर होगा। दूसरा, लॉन्गर लाइफ। अब जो सैटेलाइट भेजे जाएँगे उनका उम्र, उनका एज 10 साल नहीं बल्कि 12 साल हो जाएगा, बढ़ा के 2 साल इनका एज बढ़ जाएगा, जिससे कि इनका लाइफ भी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, जिससे ये ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे वर्क और एफिशिएंटली वर्क कर पाएँगे। तो आई थिंक ये सारा एनालिसिस और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दैट इज़ नाविक के बारे में आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।